एक समय की बात है। गंगानगर नामक एक गांव हुआ करता था। गंगानगर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था। जनवरी का मौसम आ गया था। सर्दी अपनी चरम सीमा को पार कर रही थी। ठंड इतनी भयंकर पड़ने लगी थी कि गांव वाले घर से बाहर काम करने तो दूर की बात, घर से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं करते थे। हु 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 हु। सरिता, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसे में क्या करूं, कहाँ जाऊं? बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में तो कुछ भी कर पाना मुश्किल है। 5-6 दिन हो गया है, कहीं काम भी नहीं कर पाया हूं इतनी ठंड में। हाँ जी, ठंड तो बड़ी भयंकर होने लगी है। हमारे पास लकड़ियाँ भी तापने के लिए नहीं है। ऐसे में बिना अलाव के बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला है जी। सर्दी लग जाएगी तो बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। हमारा बच्चा भी देखो ठंड में बैठा हुआ है। जी, आप एक काम करो, आप जाओ और कहीं से लकड़ियाँ लेकर आओ, अलाव की व्यवस्था करो। अरे सरिता, तू पगला गई है क्या? बाहर निकल कर देख पहले, कितनी तेज़ी से ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है और ऊपर से कोहरा भी कितनी तेज़ी से गिर रहा है। ऐसे ठंड में बाहर निकलूँगा तो सर्दी लग जाएगी और सर्दी लग गई तो इलाज कराने के लिए तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। देख, बाहर जाकर देख, कोई बाहर निकलता है भला? देखो सरिता, जब तक ठंडी हवाएं बंद नहीं होंगी मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा। अरे जी, मैं तो हम सबके फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ। अरे अब ये शीतलहर कल परसों तक ऐसे ही चलती रहेगी तो क्या परसों नरसों तक आप कहीं नहीं जाओगे क्या? वैसे भी काफ़ी दिन बीत गए हैं, आप काम भी नहीं करने गए हो, बचे हुए पैसे भी समाप्त हो चुके हैं। अरे तू तो कहती है ठंड में कहीं जान गंवा दूं जाकर। अरे जो काम करता है उसे पता चलता है में काम में कितनी मेहनत पड़ती है, पैसा कितनी मेहनत करके आता है। अरे आपसे तो कुछ कहना ही बिल्कुल बेकार है। आपको नहीं जाना तो मत जाओ, मैं ही जाती हूँ, जंगल चली जाती हूँ, लकड़ियाँ ले आऊँगी। कैसे भी करके मैं शाम तक एक बहुत तो लकड़ियाँ लेकर आ ही जाऊँगी। अरे आप तो बोलते रहते हो, अपने लिए नहीं सही तो अपने बच्चे के लिए तो सोचो। देखो हमारा बेटा बैठे बैठे ठिठुर रहा है। नहीं मम्मी, आप जंगल मत जाओ, शीतलहर बहुत तेज़ चल रही है। ऐसे में बाहर निकलना सही नहीं है। मैं रज़ैया में बैठकर ठंडी दूर कर लूँगा, लेकिन आप जंगल मत जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मैं खुद ही जंगल चला जाता हूँ, आप लोग घर में ही रहिए। मेहनत के आगे ठंड कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी, जाइए, लेकिन संभल कर जाना। ठंड लगे तो रास्ते में या जंगल में अलाव ज़रूर जला लेना। ठीक है, जा रहा हूँ। फिर गब्बर नाथ जंगल के लिए चल देता है। फिर गब्बर नाथ घर के बाहर जा रहा होता है, तभी गब्बर नाथ को एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। आओ भाइयों आओ, बाबू आइसक्रीम ले जाओ, जल्दी जल्दी आओ बाबू, गर्मा गर्म आइसक्रीम खाओ, जल्दी आओ बाबू। अरे ओ भाई सुनो ज़रा, तुम पागल हो गए क्या? मौसम नहीं देख रहे हो कितना ठंड है और चल दिया आइसक्रीम बेचने? बोल रहे हो गर्मा गर्म आइसक्रीम, बच्चों की जान लेने आए हो क्या? अरे वैसे भी बर्फ़ गिर रही है और तुम ये बर्फ़ वाली आइसक्रीम बेचने आए हो, और इतनी ठंड में? तुम्हें किसने बता दिया आजकल ये आइसक्रीम का धंधा करने के लिए? और बताओ, क्या तुम्हें ठंडक नहीं लगती है? ऐसे मौसम में इतनी शीतलहर में घूम रहे हो। अरे ओ भैया, क्या बड़बड़ाते जा रहे हो? अरे एक सांस में तो तुमने पूरा लेक्चर ही सुना डाला। अरे पहले 3 कदम आगे बढ़ाओ, मेरी गाड़ी के पास तो आओ चलकर, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं क्या बेच रहा हूँ और मुझे ठंड लगती है कि नहीं। अरे तो गाड़ी तक आने में क्या है, आ रहा हूँ। अरे भाई, ये क्या, तुम्हारी गाड़ी के पास काफ़ी गर्म सा महसूस हो रहा है, लगता है इसीलिए तुम्हें ठंड नहीं लग रही है।
अरे ठंड के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अब आप कुछ समझ गए। देखो इसके अंदर गर्म हीटर रखा है, और दूसरी चीज़ जो मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ वो तो बर्फ़ की नहीं, प्योर दूध मलाई बादाम वगैरह की है, जिसको खाने से ठंड नहीं पूरा बॉडी गर्म रहता है। ये देखो, इस आइसक्रीम को पहले खाकर देखो फिर बताओ। फिर गब्बर नाथ उस गर्म आइसक्रीम को खाते हैं और उन्हें मज़ा आ जाता है। अरे वाह भाई, आइसक्रीम तो बड़ी गजब की है। शरीर में ऐसा लग रहा है काफ़ी गर्मी आ गई है मुझे। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अनजाने में इतना भला बुरा सुना दिया। अरे कोई बात नहीं भाई, आप मुझसे बड़े हो, माफ़ी क्यों मांग रहे हो, सब चलता रहता है। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम भी? कोई और तुमने कोई गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने? अरे भाई मैं बहुत गरीब हूँ, खाना खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पैसे नहीं है तो कैसे गर्म कपड़े खरीद लूँ। इतनी ठंड में, ठंड के मारे 5-6 दिन से कोई काम भी नहीं किया, और अभी मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए अलाव जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। हाँ भाई, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में लकड़ियों की तो आवश्यकता पड़ती ही है। मौसम में तो परिवर्तन होता ही रहता है, कभी ठंड, कभी बरसात, तो कभी भयंकर गर्मी, लेकिन हर मौसम में हम जैसे मज़दूरों को काम तो करना ही पड़ता है। और हाँ, आप ये मत समझो कि मुझे ठंड नहीं लगती है, मुझे ठंड लगती है। ये जो ठंडी हवाएं, शीतलहर चल रही है ना, इनसे ठंड लगती है, लेकिन धंधा है तो करना ही पड़ेगा, क्या करूँ, मजबूरी है। हाँ भाई, वही तो हाल है हम मज़दूरों का। चाहे जैसा भी मौसम हो, हमें काम तो करना ही पड़ता है। फिर आइसक्रीम वाला आगे बढ़ जाता है और बब्बर नाथ जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। फिर बब्बर नाथ जंगल में लकड़ियाँ बीनने लगता है, और ठंड ज़्यादा लगने के कारण जंगल में ही बब्बर नाथ अलाव तापने लगता है। ओह, अरे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, चलो अलाव जला लिया तो कुछ सुकून है। क्यों ना मैं लकड़ी का ही धंधा करूं, ठंड ज़्यादा है, आजकल के टाइम में लकड़ी का धंधा बहुत अच्छा चलेगा। मैं 2 बोझ लकड़ी ले चलूं, तब अच्छी बिकेंगी। 1 बोझ घर पर रखूंगा और 1 बोझ बेच दूंगा। लेकिन आज से नहीं, कल से ही ऐसा करूं, तभी हो पाएगा। फिर बब्बर नाथ लकड़ी लेकर घर की ओर चल देता है। फिर बब्बर नाथ लकड़ी लेकर पूरे गांव में मत कर जाता है, लेकिन किसी ने भी बब्बर की लकड़ियों को देखकर लकड़ियां खरीदने का नाम नहीं लिया। और फिर बब्बर नाथ सीधे घर चला जाता है। बबीता, इस ठंड में मुझे एक विचार आया है, क्यों ना मैं इस भयंकर ठंड के मौसम में लकड़ी बेचने का धंधा शुरू करूं। लकड़ियों की इसमें मांग बहुत ज़्यादा है, लकड़ियों का काम इसमें बहुत ज़्यादा है, और हमारी लकड़ियाँ भी महंगी बिक जाएंगी, हमारी अच्छी कमाई होगी। हाँ जी, कहते तो सही हो, लेकिन शीतलहर आजकल बहुत ज़्यादा चलने लगी है, ऐसे में शरीर पर ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है। देखो ना, आप जब लकड़ी लेकर आए थे तो कितना ठिठुर रहे थे। अरे सरिता, ये सब चलता रहता है। तू तो पहले कहती थी मैं ठंड में कहीं काम करने नहीं जाता हूँ, लकड़ियाँ लेने नहीं जाता हूँ, और अब काम करने के लिए तैयार हूँ, तो तुझे मेरी चिंता भी होने लगी है। अरे देखो सरिता, ये ठंड का मौसम चल रहा है, और ये 1 महीने तक ठंड ऐसे ही चलता रहेगा, तब तक क्या मैं कोई काम नहीं करूँगा? ईश्वर ने हम मज़दूरों को इतनी शक्ति दी है कि हम लोग ठंड से निपट सकते हैं। देखो सरिता, अब मैं जा रहा हूँ, मैं 2 बोझ लकड़ियाँ लाऊंगा, जिसमें से दोनों को बेच दूंगा, ठीक है? और जो कल लकड़ियाँ लाऊंगा उनमें से 1 बोझ मैं घर पर रखूँगा और 1 बेच दूंगा, तभी मेरी अच्छी कमाई होती रहेगी लकड़ियों से। फिर सर्दी का मौसम समाप्त हो जाएगा, फिर हम दूसरा काम करने लगेंगे। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। फिर बब्बर नाथ लकड़ियाँ लेने के लिए घर से निकल जाता है।
फिर लकड़ियाँ हो जाने के बाद बब्बरनाथ लकड़ियों के पास बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे ओ गब्बर भैया, 2 बोल लकड़ियाँ बना डाले हो, क्या बात है? हाँ भाई, क्या किया जाए, बनाना ही पड़ेगा। जब आजकल लकड़ियों का उपयोग ज़्यादा होता है तो फिर क्या किया जाए। हाँ भाई, वो तो बात सही है। वैसे गब्बर भाई, आजकल क्या काम करते हो प्रतिदिन इतनी ठंडी में? अरे खुरिये भाई, पिछले 5-6 दिन से कोई काम नहीं करता हूँ। ठंड अधिक है इसलिए कोई काम मिल ही नहीं रहा है। बस कल से इसी जंगल में लकड़ियाँ लेने ही आने लगा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ठंड का मौसम है, इसमें लकड़ियाँ अच्छे दामों में और ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाएंगी, तो मैं यही लकड़ी का ही धंधा करने की सोच रहा हूँ ठंड भर। इसलिए मैंने 2 बोल लकड़ियाँ बनाया हूँ। दोनों में यह लकड़ियों के बोझ ले जा कर के बेच दूँगा, फिर कुछ पैसे मिलेंगे, उनसे घर चलेगा। ओह, 2 बोझ बेचने की योजना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लकड़ी बेचने का धंधा कर पाओगे, क्योंकि देखो गांव के बहुत सारे लोग तो यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटने बीनने आते ही हैं और वो भी बेच देते हैं। इसलिए ये लकड़ियों के ये दोनों बोझ बेचकर सोचो कि 300 रुपये की दिहाड़ी निकाल लूँगा, तो भाई ऐसा तो संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता। और बिक जाएं वही बड़ी बात। देखा जाएगा घुरिए भाई, वैसे तो बेचने पर ही पता चलेगा। अब इतनी ठंड पड़ रही है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। हाँ भाई, वो तो बात सही है, जो कुछ मिल जाए वही काफ़ी है। फिर बब्बरनाथ लकड़ी का बोझ लेकर गांव की ओर चल देता है। अरे भाई, लकड़ी चाहिए क्या किसी को? आपको चाहिए? लकड़ी बेचना है मुझे। अच्छा, लकड़ी बेचना है। वैसे कितने का बोझ दे रहे हो? भैया 150 रुपये का है, और बोझ भी देख लो कितना बड़ा है भाई। 150 रुपये का? लूटने चले हो क्या? जाओ, नहीं खरीदना है मुझे, जाओ। ठीक है भाई, जा रहा हूँ, नहीं खरीदना है तो। फिर बब्बरनाथ लकड़ी का बोझ लेकर बेचने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे बब्बरनाथ पूरा गांव घूमता है, लेकिन कोई भी लकड़ियां खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कुछ लोग बहुत सस्ती लकड़ियों का बोझ बताते थे। अरे भाई, सर्दी का मौसम चल रहा है, तो क्या लकड़ियों की गर्ज समझ रखे हो क्या? जो जितना रेट बताओगे उतने ही रेट में खरीद लेंगे। जाओ जाओ, दूसरी गली में देखो जा कर के। अरे खरीद लो सेठ जी, 150 रुपये का बताया है, 30 रुपये छोड़ दिया है, खरीद लो। सेठ जी, बहुत मेहनत लगती है इतनी लकड़ियाँ तैयार करने में, वो भी ऐसे मौसम में। ए गब्बर, ये बता तो पहले, मेहनत तू अपने लिए करता है या दूसरे के लिए? देख, अपनी तो ये सहानुभूति यहाँ मत दिखा, ठीक है? और जा यहाँ से। मैं तेरी ये लकड़ियाँ नहीं करूँ दूँगा, समझे? मैं चंदर से लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ, समझे? तेरी ये लकड़ियाँ 120 रुपये क्या 100 रुपये की भी नहीं खरीदूँगा। जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। तेरी ये सड़ी गली लकड़ियाँ कौन खरीदेगा? गीली, कितनी गीली लकड़ियाँ लाता है तू? सेठ जी, आपको नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, लेकिन मेरी लकड़ियों का मजाक मत उड़ाओ। इसमें से एक भी लकड़ी गीली नहीं है, और लकड़ियाँ भी है काफ़ी अच्छी हैं। वैसे एक बात बताऊँ सेठ जी, हम गरीब चाहे जितनी भी मेहनत करें, आप लोगों के सामने हम गरीबों का कोई मूल्य नहीं है। जा रहा हूँ। फिर गब्बरनाथ निराश होकर वहाँ से चला जाता है। जी पहले आप ये बताइए, ये कोई कायदा है किसी गरीब आदमी से बात करने का? अरे आपको नहीं खरीदना तो मत खरीदते, लेकिन ऐसे किसी गरीब को बदनाम करना ठीक नहीं है। तुझे पता है कुछ फालतू बोलने लगती है। तुझे पता है इसके पास की लकड़ियाँ अचूक थी और रेट 150 रुपये का लगाता है, और जो चंदर लाता है उसकी लकड़ियाँ तो बिल्कुल सूखी रहती हैं, तो ही तो 100 रुपये की खरीद लेते हैं।
फिर गब्बरनाथ वहाँ से जा कर के एक आखिरी घर में लकड़ी पूछने के लिए जाता है। फिर उधर गब्बरनाथ, भाई मैं 100 रुपये की लकड़ियाँ खरीद सकती हूँ, इससे ज़्यादा कि मैं नहीं खरीद पाऊँगी। बहन जी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में लकड़ियाँ जंगल से सिर पर लाना बेचना बहुत मेहनत लगती है, कृपया 20 रुपये और बढ़ाकर दे दीजिए। नहीं भाई, मैं सिर्फ 100 रुपये ही दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बहन, दे दो फिर। फिर गब्बरनाथ 100 रुपये की लकड़ी बेच देता है और फिर वह औरत गब्बरनाथ को पैसे देती है और 50 रुपये उधार कर देती है। बहन जी आपने तो सिर्फ 50 रुपये ही दिए हैं, बाकी 50 रुपये? अरे भाई अभी 50 रुपये है नहीं, 50 रुपये मैं कल दे दूँगी, ठीक है? ठीक है बहन जी, लेकिन कल? ठीक है लेकिन कल ज़रूर दे देना, मैं चलता हूँ। फिर 50 रुपये लेकर गब्बरनाथ घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी सरिता को पूरी बात बताता है। हाँ जी, दुनिया बहुत स्वार्थी है, आप ये लकड़ी वाला धंधा तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, अब आप कोई और ही काम करो। हाँ सरिता, काम तो अब दूसरा ही करना पड़ेगा, लेकिन ये ठंड तो 1 महीना रहेगा, फिर इतनी ज़्यादा ठंड में कौन सा काम कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा आप छोटा होटल खोल लो, उसमें चाय और समोसे बनाया करो, क्योंकि पापा आजकल ठंड में चाय और समोसा बहुत अधिक बिकता है। पापा जेठूलाल के होटल पर समोसे और चाय बनते ही बिक जाते हैं और ग्राहक तो घूम ही जाते हैं। पापा ठंड में ये चाय समोसे वाला धंधा बहुत सही चलेगा, पापा मैं सही कह रहा हूँ? हाँ मेरे सोनू बेटे, तुम कहते तो सही हो, लेकिन बेटा हम गरीब हैं, खुद खाने के लिए पैसे नहीं बना पा रहे हैं और होटल वाला धंधा कैसे चालू कर पाएंगे? हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, बेटा सही कहता है। मेरा चांदी का गहना बेच दो और सारा सामान ले आओ, और फिर समोसा और चाय बनवाने बिकवाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। लेकिन सरिता, ये तो सब तो चलो ठीक है, लेकिन होटल का कमरा कहाँ से लाएंगे? इसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए। अरे इसकी आप चिंता मत करो, हम किराए पर ठेला ले लेंगे, उसी पर ये चाय समोसे वाला धंधा शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो सरिता, गहना तुम अपनी मर्जी से बेचना चाह रही हो, अगर इस धंधे में घाटा हुआ और हमारा चाय समोसे का धंधा नहीं चला तो तुम मुझे ताना नहीं मारोगी कि मैंने तुम्हारे गहने बिकवा दिए हैं। अरे जी, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, घाटा हो या लाभ इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आप पर कोई दाब नहीं डालूंगी। ठीक है फिर चलो गहना बेचो और सामान लाते हैं। फिर सरिता और गब्बरनाथ दोनों गहने बेचने के लिए सुनार की दुकान जाते हैं और गहने बेच लेते हैं और गहने बेचकर पैसे लेते हैं और फिर सामान खरीद लेते हैं। फिर अगले ही दिन दोनों लोग एक किराए पर ठेला लाते हैं और ठेले पर ही चाय और समोसा बनाने लगते हैं और फिर ग्राहक आकर समोसे और चाय खाने लगते हैं। भाई इतनी ठंड में आपकी चाय और समोसा खाकर तो बहुत मज़ा आ गया, अब तो मैं रोज़ आपके यहाँ ठेले की चाय और समोसा खाऊंगा। और अंकल मुझे भी आपका समोसा और चाय बहुत पसंद आया, मैं भी आपके पास प्रतिदिन आऊँगा चाय समोसा खाने। देखा सरिता, हमारे बेटे ने बहुत अच्छा तरीका बता दिया था समोसे का धंधा शुरू करने के लिए, देखा कितनी अच्छी हमारी कमाई हो रही है। हाँ जी, अब तो हम कुछ महीनों बाद अच्छा एक होटल भी तैयार कर लेंगे, फिर हमारा धंधा हमेशा के लिए अच्छा चलेगा और हम खूब पैसे कमा पाएंगे। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।